हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स की अगर बात किया जाए, जो करंट अफेयर्स को सबसे महत्वपूर्ण, विशेष और ख़ास बनाता है वो है हमारा डेली का मतलब न्यूज़पेपर। जैसे न्यूज़पेपर का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपका करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छा होगा। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो यहाँ पे प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल को भी यहाँ पे शामिल किया गया है। और एक्स्ट्रा और भी एक मैगजीन है जिसकी बात करेंगे, वो है घटना चक्र। अगर आप देखेंगे तो अभी तुरंत हाल ही में आया है, जिसको परीक्षा मंथन में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। पर्यटन विभाग ने किस जिले में इको टूरिज्म विकसित करने की कार्य योजना पूरा कर लिया है। ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये आज के न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। पर्यटन विभाग ने किस जिले में इको टूरिज्म विकसित करने की कार्य योजना पूरा कर लिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रोहतास हो जाता है। क्या हो जाता है? रोहतास हो जाता है। अगर रोहतास की बात करें तो देखिएगा, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा एजुकेशन रेशियो इसी का है। सबसे ज़्यादा किसका है? रोहतास का है। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए तो सबसे ज़्यादा इसी का नंबर 1 पे। अगर बात कर दी जाए तो पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है, तो चावल का उत्पादन भी अगर बात कर दिया जाए तो ये आपको रोहतास में ही होता है। अगर बात कर देते हैं हम लोग कि सबसे ज़्यादा, जैसे मानते हैं यहाँ पे बटरफ्लाई पार्क भी बनाया गया है। अगर बात कर दिया जाए तो बटरफ्लाई पार्क ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बटरफ्लाई पार्क का स्थापना यहीं पे हुआ है, बटरफ्लाई पार्क का। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो रोहतास में एक पराली का जो प्रबंधन है, जो पूरे भारत के राज्यों में लागू करने की बात किया जा रहा है, ये आपका हो जाएगा रोहतास ही हो जाता है। ठीक है, रोहतास हो जाता है। और ये पराली के प्रबंधन के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा इको एग्रीकल्चर अवार्ड से नवाजा गया है। इको एग्रीकल्चर अवार्ड से क्या किया गया है? नवाजा गया है। किसको? रोहतास में एक जगह है, मतलब समझिए कि यहाँ पे कृषि विज्ञान जो केंद्र है उसी को नवाजा गया है। और इसका जो प्रबंधन है, इस टेक्निक को पूरे भारत में लागू करने की बात किया जा रहा है। बात किया जाए यहाँ पे बक्सर का, तो देखिएगा बक्सर में साइलो गोदाम जो है बनाया जा रहा है। बक्सर और कैमूर में होगा साइलो गोदाम। ठीक है, ये बक्सर में हो जाता है। क्या होता है? ये साइलो गोदाम हो जाता है। साइलो गोदाम हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं, अगर हम लोग देखें रोहतास के बारे में तो देखिएगा लगभग यहाँ पे देखेंगे कि 48 घंटों में लगभग 38 किलोमीटर जो सड़क बन कर के जो तैयार हुआ, ये रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया किसने? तो रोहतास ने। ठीक है, रोहतास में ये रिकॉर्ड बना हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यही बक्सर के जो रहने वाले हैं बिस्मिल्लाह खान रहने वाले हैं। कहाँ के? बक्सर, जिनका ग्राम का नाम है डुमराव। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। देखिए ये जो पेपर का आप कटिंग देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिएगा ऑयल इंडिया को मिला कौन सा? तो महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। किसको मिला है? तो देखिएगा ऑयल इंडिया को मिला महारत्न कंपनी का दर्जा। अगर इसको देखा जाए तो देखिए वित्त मंत्रालय ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस कदम से कंपनी के बोर्ड को वित्तीय निर्णय लेने की ज़्यादा शक्तियां मिल जाएंगी। महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली ऑयल इंडिया सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी? तो 13वीं कंपनी हो जाती है। ठीक है, सार्वजनिक उद्यम विभाग ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने ONGC विदेश लिमिटेड को भी नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला? बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि डी आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? तो देखिए बेस्ट रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड होता है। क्या कहता है इसमें? कहता है बेस्ट रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड हो जाता है। बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में ये अवार्ड मिला। उसके बाद द्वितीय जो बात कर दी जाए, धार्मिक पर्यटन पुरस्कार मिला। इस तरीके से अगर आंसर की बात कर दी जाए तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए और बी हो जाता है। इसमें देखिए कटिंग में कहता है कि गर्व है हमें बिहार को। क्या कहता है? कि बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में मिला पुरस्कार।
कहते हैं कि अपनी कला, संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और पर्यटन के लिए विशेष पहचान रखने वाले बिहार को एक और पुरस्कार से नवाजा गया है। बेंगलुरु में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल स्मार्ट समारोह में बिहार पर्यटन को वर्ष 2023 का धार्मिक पर्यटन गंतव्य स्थल पुरस्कार यानी कि बेस्ट रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से क्या किया गया, नवाजा गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको दिया गया है और पेपर से ही सारा समझिए कि करंट अफेयर्स बनता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो देखेंगे यहाँ से बीपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है। कुछ प्रमुख व्यक्तियों का जन्म स्थल है, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जा सकता है जयप्रकाश नारायण का मतलब घर कहाँ पे है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो हमारे जो भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका घर कहाँ है तो देखिए जन्म स्थल की बात किया जाए तो ये जीरादेई के रहने वाले हैं जो सिवान में पड़ता है। सिवान के जीरादेई में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह के बारे में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था, इनके बारे में एक बहुत अच्छा मतलब लिखा गया है। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। तो ये कुंवर सिंह की अगर जन्मभूमि की बात कर दी जाए तो जगदीशपुर हो जाता है, और जगदीशपुर कहाँ होता है, भोजपुर या आरा में। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का संबंध देखिएगा 1942 में आज़ाद दस्ता से सबसे ज़्यादा होता है। ये प्रत्यक्ष तौर पे यानी कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन है उनमें आज़ाद दस्ता की अगर बात कर दी जाए तो जयप्रकाश नारायण का लीड रोल हो जाता है। इनका घर की अगर बात कर दिया तो छपरा में हो जाएगा, और छपरा में कहाँ, सिताब दियारा में। ठीक है, सिताब दियारा में हो जाता है। और बात करते हैं श्री कृष्ण सिंह का, तो श्री कृष्ण सिंह भारत के मतलब बिहार के पहले कौन हो जाते हैं, मतलब पहला ये मुख्यमंत्री हो जाते हैं। अगर बात कर दिया जाए कि बिहार का पहला यानी कि प्रधानमंत्री कौन है तो देखिएगा पहले प्रांत के प्रांतपति को प्रधानमंत्री कहा जाता था, इनको यूसुफ बोला जाता है। यूसुफ खान बिहार के प्रथम क्या है, प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, उनके बाद ही ये बने थे श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर, ये सिमरिया के रहने वाले हैं और सिमरिया बेगूसराय में पड़ता है। रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, इनका एक बुक है, पुस्तक है, बहुत ही ज़्यादा चर्चित है जिसका नाम है उर्वशी। ठीक है, और इसी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। चलिए अगला देखते हैं अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह का घर होता है औरंगाबाद और ये है ओयावा के रहने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फणीश्वर नाथ रेणु का। फणीश्वर नाथ रेणु की अगर बात कर दिया जाए तो देखिएगा ये औराही हिंगना के रहने वाले हैं और औराही हिंगना आपको अररिया में पड़ता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी का घर होता है मुजफ्फरपुर में यानी कि तिरहुत प्रमंडल में है, और बेनीपुरी के रहने वाले हैं। और बेनीपुरी कहाँ पे है तो मुजफ्फरपुर में है। तो इतने सारे जो महत्वपूर्ण आपके पास जो फैक्ट है, यहाँ से एक प्रश्न कभी कभी बिहार स्पेशल में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो दो तीन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, सबसे पहला अगर बात की जाए तो राजेंद्र प्रसाद का होता है, और उसके बाद जयप्रकाश नारायण के बारे में पूछा जा सकता है। और 1857 की क्रांति में अगर देखें तो कुंवर सिंह एकदम बिहार के लिए छाए हुए हैं। उसके बाद देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर, उसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार, किसके अनुसार तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार बिहार कितने जिलों को, ठीक है, नक्सलवाद से मुक्त घोषित किया है। कितने जिलों को नक्सलवाद से घोषित किया है तो ये देखिए 3 का क्या हो जाता है, ये 3 का सी आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। कहीं ना कहीं विकास की धारा से इसको जोड़ने का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और ये देखिएगा केंद्रीय मंत्रालय का ये रिपोर्ट है, किसका रिपोर्ट है, केंद्रीय मंत्रालय का। बिहार के 5 जिलों को नक्सल से मुक्त घोषित किया है। पूछा जा सकता है 5 जिला कौन सा है तो देखिए बांका हो जाता है, कैमूर हो जाता है, नवादा हो जाता है, रोहतास हो जाता है और पश्चिमी चंपारण हो जाता है। बात करें बिहार में तो बिहार के जो दक्षिण बिहार का जो एरिया है उसमें 4 जिला हो जाएगा, और उत्तर बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट है वो एक हो जाता है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, ये बांका हो जाता है, कैमूर, नवादा, रोहतास, और ये हो जाता है पश्चिमी चंपारण। ये सभी जिले को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया है। ये केंद्रीय मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि बिहार के कौन सा जिला मिशन इंद्रधनुष 4.0 के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर है। ये चौथा क्या करता है, इसका अगर आंसर देखा जाए तो हो जाएगा अररिया हो जाएगा। ठीक है, अररिया आंसर होता है। इसमें पूछता है कि बिहार के कौन सा जिला मिशन इंद्रधनुष 4.0 के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान रखता है तो कौन हो जाएगा, अररिया हो जाता है इसका। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो विभिन्न क्षेत्र में बिहार का प्रथम स्थान है। विभिन्न क्षेत्र में यानी कि प्रोडक्शन और उत्पादन की अगर बात कर दिया जाए
जाए तो इससे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए विभिन्न क्षेत्र में अगर बिहार का प्रथम स्थान अगर देखा जाए तो खाद्य वितरण में प्रथम स्थान पूर्णिया का आता है। खाद्य वितरण में प्रथम स्थान कहाँ का आता है? पूर्णिया का स्थान आ जाएगा। अगर बात कर दिया पूर्णिया का तो देखिए यहाँ पे एजुकेशन जो रेशियो है वो बहुत ही कम मिलेगा, यहाँ पे बहुत ही कम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन रेशियो बहुत ही कम मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, ठीक है, निश्चय योजना के क्रियान्वयन में सुपौल का स्थान क्या है? शीर्ष पे है। मतलब समझिए कि प्रथम स्थान है किसका? तो सुपौल का। कहता है कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के क्रियान्वयन की अगर बात कर दिया तो सुपौल का स्थान प्रथम आता है, अव्वल हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं कुछ उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है। जैसे में मखाना, लीची और मशरूम के बारे में अगर कह दिया जाए कि मखाना, लीची और मशरूम का उत्पादन में बिहार का स्थान मतलब कितना नंबर पे आता है पूरे राज्यों में, तो देखिए प्रथम स्थान आता है। मखाना, अगर मखाना की बात कर दी जाए तो देखिए सबसे ज़्यादा मखाना आपको दरभंगा में होगा। और लीची की बात कर दिए तो सबसे ज़्यादा लीची आपको कहाँ पर हो जाता है? ये लीची आपको मुजफ्फरपुर में हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में हो जाएगा। और मशरूम की बात कर दिया है तो नालंदा, नवादा इस सब क्षेत्र में मतलब बहुत ही ज़्यादा ये सब होते हैं। और बात करते हैं यहाँ पे जूट और मेस्ता के उत्पादन में। जूट और मेस्ता के उत्पादन में कहता है कि बिहार का स्थान कितना है? दूसरा है। जूट के उत्पादन में अगर बात कर दिया तो नंबर 1 स्थान पश्चिम बंगाल का आता है। पूरे देश में अगर बात कर दिया जूट के उत्पादन में तो बांग्लादेश का स्थान आता है। लेकिन जूट के उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा आता है, तो पहला स्थान किसका? तो पश्चिम बंगाल का आता है। उसी तरह मेस्ता का स्थान भी दूसरा आता है। ठीक है, और बात कर देते हैं हम लोग मछली के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो मछली के उत्पादन में बिहार का चौथा स्थान आता है। अगर बात करते हैं हम लोग कि बिहार में सर्वाधिक मछली का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये देखेंगे हम लोग कहाँ पे होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे मधुबनी में, मधुबनी और दरभंगा में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन होता है। और बात कर दे पूरे अगर भारत में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में हो जाता है। उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे मक्का, सूरजमुखी, आम और सब्जी के मामले में बिहार का स्थान पूरे राज्यों में कितना है? तो तीसरा स्थान आता है। मक्का, सूरजमुखी और आपको आम और सब्जी के उत्पादन में आपका तीसरा स्थान रखता है। उसी तरह से धान, गेहूं और फल के उत्पादन में बिहार का स्थान छठा आता है। ठीक है, बिहार का स्थान क्या आता है? छठा, धान, गेहूं और फल के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार के कितने स्टेशन को आधुनिक बनाए जाने का मतलब अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी का ये पहल है कि बिहार का कितने मतलब रेलवे स्टेशन है, कितने रेलवे स्टेशन है जिसको आधुनिक बनाया जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 5 का क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यानी कि 49 रेलवे स्टेशन है जिसको आधुनिक बनाए जाने की बात किया गया है। इसका कठिन देख लीजिए, बिहार के 49 स्टेशन, कौन सा 49 स्टेशन को आधुनिक बनेंगे, ये पीएम कल रखेंगे नींव इसका। ठीक है, इस तरीके से अगर देखा जाए तो देखिएगा इस कटिंग में आपको दिया हुआ लगभग 49 रेलवे स्टेशन का दिया हुआ। जैसे औरंगाबाद का अनुग्रह नारायण सिंह रोड हो जाता है, बेगूसराय का लखमनिया सिलीन हो जाता है, भागलपुर का कहलगांव हो जाएगा, नौगछिया हो जाता है, फिर 35 का, उसी तरह से बहुत सारा है। लगभग 49 रेलवे स्टेशन की बात यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे देखिए पूर्व मध्य रेल के 57 रेलवे स्टेशन को क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अगर बात कर देते नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को देश को 508 स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला क्या करेंगे, रखेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण कर विश्व स्तर पर इसको क्या किया जाएगा, लाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि बिहार के कितने जिले में सरकारी IIT खोला जाएगा। ठीक है, सरकारी IIT खोला जाएगा। बिहार के कितने ज़िले में सरकारी IIT क्या किया जाएगा, खोला जाएगा। तो कितने ज़िले हो जाएंगे, ये ज़िले आपको 3 हो जाते हैं। बिहार के 3 ज़िले में IIT यानी कि सेक्टर खोला जाएगा 3 ज़िले में। तो यहाँ पे देखिएगा नबीनगर, राघोपुर और सारण में खुलेंगे सरकारी IIT। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हो, कहता है यहाँ पे कि राज्य में 3 नए सरकारी IIT औरंगाबाद के नबीनगर, वैशाली के राघोपुर और सारण के गरखा में स्थापना किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, तो ये देखिएगा एक हो जाता है औरंगाबाद में, और दूसरा होता है वैशाली में, और तीसरा होता है सारण में। यानी कि 3 जगह IIT खोले जाएंगे। पहला औरंगाबाद, उसके बाद वैशाली और उसके बाद सारण में IIT का स्थापना किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। देखिए 12 जिलों की आर्द्र भूमि होगा,
आर्द्र भूमि का होगा विकास, ये किसने कहा? तेज प्रताप यादव ने कहा। कहता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मतलब परिवर्तन जो मंत्री हैं तेज प्रताप यादव ने कहा कि राज्य में गंगा किनारे स्थित 12 जिलों की आर्द्र भूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य कार्ड तैयार किया जाएगा। क्या किया जाएगा? स्वास्थ्य कार्ड तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही आर्द्र भूमि मित्र का चयन किया जाएगा। उन्होंने आर्द्र भूमि को अतिक्रमण से भी मुक्त करने का निर्देश दिया है। यह बातें उन्होंने शुक्रवार को राजधानी के एक होटल में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में कही। इसका आयोजन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया गया था। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन की दिशा में क्या किया? दिशा में विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वीवीआई हो जाता है। 12 जिलों की आर्द्र भूमि का होगा विकास, जो तेज प्रताप यादव ने कहा। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। कहता है कि बिहार सरकार ने रोहू मछली को जीआई टैग दिलाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। रोहू मछली के उत्पादन में विशेष रूप से किस जिले में किए जाते हैं? यानी कि रोहू मछली का अगर उत्पादन की बात कर दिया जाए तो बिहार का कौन ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन करता है? अगर इसका बात कर दिया जाए और यही रोहू मछली के बारे में देखा जाए तो जीआई टैग दिलाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। तो ये कहा जाता है कि बिहार में रोहू मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि दरभंगा और मधुबनी में सर्वाधिक रोहू मछली का उत्पादन होता है। हालांकि अगर सभी मछलियों की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? मधुबनी और दरभंगा में हो जाता है। ठीक है, और यहीं पे एक मछली है जिसको रोहू मछली बोलते हैं और इस मछली को जीआई टैग देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सड़कों के घनत्व में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? बिहार का देश में कौन सा स्थान हो जाएगा? तो ये देखिए, इसका आंसर हो जाता है तीसरा, यानी कि पूरे भारत की अगर बात कर दी जाए तो बिहार में इसका तीसरा स्थान होता है पूरे राज्यों में। देखते हैं इसका क्या कहता है। कहता है कि कोरोना काल में के बाद मतलब बिहार की आर्थिक गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ ली है और यहाँ के विकास से पूरे देश में क्या हुआ? आगे निकल गई है। अगर बात किया जाए घनत्व में, अगर पथ घनत्व के मामले में अगर बात किया जाए तो पूरे बिहार में मतलब पूरे राज्य में बिहार का स्थान तीसरा हो जाता है। जैसे पहला की अगर बात कर दी जाए तो पहला हो जाएगा केरल और दूसरा हो जाता है पश्चिम बंगाल। पहला पूरे घनत्व में अगर बात किया जाए तो केरल का स्थान आता है और दूसरा स्थान हो जाता है पश्चिम बंगाल का। उसी तरह हम लोग देखते हैं बिहार के पथ घनत्व में तेजी से वृद्धि हुई और प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर की बात कर दिया जाए तो इस क्षेत्र में लगभग 31 से 67 किलोमीटर सड़कों का अनुपात है, जो देश में तीसरा सर्वाधिक है। और बात किया जाए पहला सबसे ज़्यादा किसका है तो केरल का हो जाएगा 6690 किलोमीटर, 6690 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि हाल ही में किस देश में तमिल पांडुलिपि मिली है? तमिल पांडुलिपि कहाँ मिला है? तो 9 का अगर बात कर दिया जाए तो ये होगा इटली हो जाता है। कहाँ हो जाएगा? इटली हो जाएगा। और इटली की ही रहने वाली हैं अभी जो कांग्रेस के जो मतलब जो सोनिया गांधी है, उन्हीं का घर इनका यहीं पे है, इटली की रहने वाली है। ठीक है, और ये देखिए तमिल पांडुलिपियों की अगर बात कर दिया जाए तो हाल ही में ये चर्चा में रहा है और कहाँ मिला है तो ये हो जाएगा आपको इटली में मिला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहता है कि बिहार का कौन सा जिला कर्ज लेने में 78% से अधिक मतलब अव्वल हो गया? सबसे ज़्यादा कर्ज लेने में बिहार का कौन ऐसा जिला है जो अव्वल है? तो यहाँ पे देखिए यह पेपर में दिया हुआ था और पेपर का कठिन भी है। कहता है कि पूर्णिया व अररिया का खास जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत कितना प्रतिशत से भी अधिक है? तो 78% से भी अधिक है। किसका किसका? तो देखिए पूर्णिया और अररिया का, पूर्णिया और अररिया का। कहता है यहाँ पे कि बिहार में कर्ज लेने के मामले में सीमांचल के लोग आगे हैं। सीमांचल के जिलों का खास जमा अनुपात राज्य की खास जमा अनुपात से काफी अधिक है। पूर्णिया और अररिया का सीडी अनुपात तो राष्ट्रीय औसत कितना 78% से भी अधिक है। इन दोनों जिलों का सीडी औसत अनुपात की अगर बात कर दिया जाए तो 87.99% और 82.15% है, जबकि राज्य का औसत सीडी अनुपात 51% है, यानी कि 51% है। वहीं मुंगेर, नालंदा, सारण, भोजपुर और जहानाबाद का सीडी औसत तो राज्य की औसत से भी क्या है, कम है। इन जिलों को सीडी औसत 40% से भी करीब है। अब बात किया जाए यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा किसका है तो पूर्णिया का हो जाता है। कितना 87.99%। उसके बाद बात कर दिया जाए कि अररिया का कितना है तो 82.15% है। अधिक लोन लेने वाला जिला पूर्णिया का एनपीए महज 8.5% है, जबकि राज्य का औसत एनपीए कितना है 10.35% के करीब है। और देखिए
पूर्णिया का जो एनपीए है वो राज्य औसत से क्या है, कम है। यहाँ पे देखते हैं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की रिपोर्ट के अनुसार बैंकों ने सीमांचल में काफ़ी लोन बांटे हैं। वहाँ लोन लेने वाले लोग मतलब रीपेमेंट में बिहार के दूसरे जिलों में बनिस्बत अच्छे हैं। इस कारण एनपीए भी कम है। सबसे अधिक लोन लेने वाला जिला पूर्णिया का एनपीए महज 8.5% है, जबकि राज्य का औसत एनपीए कितना होता है, 10.35% के करीब है। और ये देखिए, ये आंकड़ा यहीं पे है, सीमांचल जिलों का श्रेणी सबसे ज़्यादा है। किसका? तो पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार का। ये चारों याद रखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार का। देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है। इसमें कहता है कि बिहार के व्यक्तियों को प्राप्त महत्वपूर्ण पुरस्कार। अगर बात कर दिया जाए कि नारी शक्ति पुरस्कार किसको दिया गया, नारी शक्ति पुरस्कार की अगर बात करें तो किसको दिया गया, तो ये हो जाती हैं कौन, अनीता गुप्ता। अनीता गुप्ता को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से किसको नवाजा गया, तो ये हो गया अरुण कुमार झा को किया गया है। कौन सा नाम है इनका, अरुण कुमार झा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेशनल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड। नेशनल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड जो है आईसी सिंह को और राजहंस सिंह को दिया गया है। उसके बाद देखते हैं साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2022 किसको दिया गया, तो अजीत आज़ाद बद्री नारायण को। अजीत आज़ाद बद्री नारायण को साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2022 से नवाजा गया। बात करते हैं हम लोग 31वां जो बिहारी पुरस्कार है, जो बहुत ही बीबीआई है। 31वां बिहारी पुरस्कार जो मधु कंकरिया को दिया गया। और बात किया जाए कि संसद सत्र पुरस्कार जो 2023 में दिया गया, संसद रत्न पुरस्कार जो दिया गया वो थे डॉक्टर मनोज कुमार झा को। ये राजद के हैं, ठीक है, डॉक्टर मनोज कुमार झा। इनको कौन सा दिया गया, ये पुरस्कार भी बहुत ही बीबीआई, ये संसद रत्न पुरस्कार 2023 इनको नवाजा गया है, 2023 से नवाजा गया है। और यहीं पे ये सेशन समाप्त हो जाता है। इसके लिए हम आपको बार बार ये बोलते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण का अध्ययन करें और डेली बाय डेली न्यूज़पेपर का अध्ययन करें। और साथ ही साथ अगर मानते हैं प्रतियोगिता दर्पण अगर आपके पास ना है तो कम से कम क्रॉनिकल का अध्ययन करें। और यही सारा चीज़ है, कम से कम 25 से 28 प्रश्न बनाने के लिए प्रतियोगिता दर्पण का प्रत्येक माह का लगभग मानते हैं सितंबर 2023 में अगर एग्जाम है तो 2022 यानी सितंबर 2022 से पढ़ना शुरू करें। एक साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना जरूरी है। ये हमारा सेशन अच्छा लगता है तो इसको कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और सबसे ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।